भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अपने आप में एक अनूठा अवधारणा है। मौलिक अधिकारों की बात भारतीय संविधान सभा में प्रारंभ से ही थी और भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन करता थे उनकी ये मांग थी कि भारत के हर व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी ये मांग की थी कि मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट में भारत के लोगों को अधिकारों की घोषणा होनी चाहिए। 1928 में एक सर्वदलीय समिति बनी जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि सबसे जरूरी काम है कि भारतीय नागरिकों को, व्यक्तियों को मौलिक अधिकारों की गारंटी दी जाए और उनको संविधान में इस प्रकार जोड़ दिया जाए कि किसी भी हालत में उनको वापस न लिया जा सके। 1931 में कांग्रेस पार्टी का एक अधिवेशन कराची में हुआ और इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की एक घोषणा को स्वीकार किया गया। इस घोषणा में राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों का जिक्र तो किया ही गया, इसके साथ साथ सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को भी शामिल किया गया था। 1945 में सप्रू कमेटी ने भी अपने सुझाव दिए थे। इस कमेटी का मानना था कि भविष्य में भारत का जो संविधान बने उसमें दो प्रकार के अधिकार जरूर होने चाहिए। कौन कौन से? एक तो वे अधिकार जो जस्टिसेबल हों या न्याय संगत हों और दूसरे वो अधिकार जो नॉन जस्टिसेबल हों या न्याय संगत ना हो। तो इस तरह से प्रारंभ से ही हमारे जो संविधान निर्माता थे उनका मानना था कि मौलिक अधिकारों की व्यवस्था हमारे संविधान में, जो भारतीय संविधान बने उसमें होनी चाहिए। मौलिक अधिकारों को संविधान में क्यों रखा गया, इस विषय में कई कारण हमारे सामने आते हैं। क्योंकि जब संविधान सभा का निर्माण हुआ, संविधान सभा में जब मौलिक अधिकारों के विषय पर विचार विमर्श हुआ तो कोई भी व्यक्ति जो संविधान सभा का सदस्य था उसने मौलिक अधिकारों के संबंध में कोई भी विरोध नहीं किया था। मौलिक अधिकारों की सूची तैयार करने के लिए सरदार पटेल की अध्यक्षता में एक विशेष समिति बनाई गई थी जिसमें विभिन्न अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रारूप समिति ने मौलिक अधिकारों का एक अलग अध्याय तैयार किया और उसे संविधान में स्थान दिया। संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने के निम्नलिखित कारण बताए गए थे। इसमें सबसे पहला कारण ये था कि चूंकि भारतीय संविधान निर्माताओं ने बहुत सारे संविधानों का अध्ययन किया था और अमेरिका में के संविधान में मौलिक अधिकारों को स्थान दिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के 1919 के बायर संविधान, 1922 का आयरलैंड का संविधान, 1936 के रूस के संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की जा चुकी थी। ऐसी स्थिति में ये आवश्यक था कि भारतीय जो संविधान निर्माता थे वो भी इस विचारधारा से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके और उन्होंने भी मौलिक अधिकारों को स्थान दिया गया था। तो इसमें हमें क्या बात समझ में आई कि भारतीय संविधान में चूंकि 60 संविधानों का भारतीय संविधान निर्माताओं ने अध्ययन किया था, इसलिए ये आवश्यक था कि अमेरिका के संविधान में भी मौलिक अधिकारों की व्यवस्था थी, जर्मनी के संविधान में भी थी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में भी थी। तो इस तरह से इन संविधानों के अध्ययन से हमारे संविधान निर्माताओं ने भी मौलिक अधिकारों की व्यवस्था का प्रावधान रखा गया था। दूसरी बात है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जितने भी राजनीतिज्ञ जो थे वो उन्होंने सबने मौलिक अधिकारों की मांग की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1927 में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की थी। 1928 में नेहरू समिति की रिपोर्ट में इस मांग को फिर से दोहराया गया था। 1930 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में इस संबंध में एक प्रस्ताव पास किया गया। 1945 में सप्रू कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों को संविधान में शामिल करने पर विशेष बल दिया।
इसलिए ये माना जाता है कि जब स्वतंत्र भारत का नया संविधान तैयार हो जाता है तो उसमें मौलिक अधिकारों को स्पष्ट रूप से स्थान दिया गया। अंग्रेजों के शासन से चूंकि हम नागरिकों को बहुत सारी प्रताड़नाएं मिल रही थी, तो ऐसी स्थिति में ये आवश्यक था कि नागरिकों के अधिकारों की जो अन्यायपूर्ण और अत्याचारी व्यवहार से रक्षा की जा सके, और ये रक्षा तभी हो सकती थी जबकि नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए जाएं और इन अधिकारों को जो कि जस्टिशिएबल हों और जिनकी की जनता, ऐसा नहीं है कि किसी के अत्याचार अगर उस पर हो रहा हो तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हो। तो बहुसंख्यकों के अत्याचार को रोकने के लिए भी मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई थी। फिर है कि अल्पसंख्यकों में ऐसा नहीं है कि जैसे भारत में एक जाति विशेष के बारे में ज्यादा सोचा जाए या दूसरे के बारे में कम सोचा जाए, तो अल्पसंख्यकों के मन से भय दूर करने के लिए, उनमें विश्वास उत्पन्न करने के लिए भी संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई थी। इस संबंध में के.एम. मुंशी ने कहा था कि मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों की समस्याओं का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, उनके राज्य के अंदर राज्य बनाने के खतरे को दूर करते हैं और विदेशी राज्यों में सुरक्षा प्राप्त करने की ओर देखने से रोकते हैं। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था का आधार प्रजातंत्रीय शासन का आधार भी है, क्योंकि जहां तक हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र का जो अभिप्राय है वो है कि जनता की इच्छा अनुसार शासन चलाया जाए। कैसे चला जाए कि जनता अपने विचारों को प्रकट करे, सभा करने, जुलूस निकालने, सरकार को प्रार्थना पत्र देने, संघ और संगठन बनाने, देश के किसी भी हिस्से में घूमने फिरने आदि की स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती हैं। जीवन जीने, निजी स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब मौलिक अधिकारों में इनकी व्यवस्था की गई है। मौलिक अधिकारों में इन सब व्यवस्थाओं के कारण ये माना गया कि व्यक्ति जो है मनोवैज्ञानिक रूप से सॉलिड होगा, उसमें क्या होगा, ये उसमें एक नैतिकता की भावना का विकास होगा और वह देश के संविधान को मानने के लिए एक कटिबद्ध हो जाएगा। नैतिक रूप से वो ये मानेगा कि संविधान द्वारा हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं ताकि हम भी अपने अधिकारों के साथ साथ संविधान की आज्ञाओं का पालन करें। मौलिक अधिकार में मुख्य रूप से कई चीजें बताई गई हैं। इसको हम हमारे संविधान में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 45 तक इसका वर्णन किया गया है और मौलिक अधिकार सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त हैं, जिसमें धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं लगाया गया है। एक बात और इसमें स्पष्ट रूप है कि मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, क्योंकि हम कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग उस हद तक ही कर सकता है जब तक कि दूसरे अधिकारों में हस्तक्षेप ना हो। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार से राज्य को, सुरक्षा को, सार्वजनिक व्यवस्था को, लोक कल्याण की दृष्टि से मौलिक अधिकारों में समय पर आवश्यकता अनुसार उचित प्रतिबंध लगाने का भी अधिकार दिया गया है। राज्य पर ये बहुत सारी इसमें सीमाएं लगाई गई हैं कि राज्य जाति, धर्म, लिंग, रंग भेद आदि के आधार पर ना ही सरकारी पद पर नियुक्ति के समय किसी प्रकार का कोई भेदभाव किसी व्यक्ति के साथ नहीं करेगा। मौलिक अधिकारों में ही संविधान राज्य शब्द की व्याख्या की गई है और यहाँ पर राज्य शब्द का अर्थ है संघ, प्रांत और स्थानीय संस्थाएं। तो इस तरह से कि जो मौलिक अधिकार पत्र में जो सीमाएं लगाई गई हैं वो संघ, प्रांत और स्थानीय संस्थाओं, जिसमें नगर पालिका, पंचायत भी हैं, उन पर सब पर लागू होगी और इन सभी संस्थाओं को मौलिक अधिकारों द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंदर ही काम करना होगा। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ करेंगे हम कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संबंध में नागरिकों और विदेशियों में कुछ भेद किया गया है। कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो नागरिकों तथा विदेशियों को समान रूप से प्राप्त हैं, जैसे कि कानूनी समानता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ये नागरिकों को तो प्राप्त है परंतु विदेशियों को नहीं है, जैसे कि भाषण देने, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने और देश के किसी भी भाग में रहने की स्वतंत्रता।
एक बात और है यहाँ पर कि संकट काल में मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है और राष्ट्रपति जो है संकट काल की घोषणा कर सकता है। फिर है मौलिक अधिकार जस्टिशिएबल हैं, यानी कि न्याय योग्य हैं, और अगर किसी नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अपील कर सकता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई प्रकार के रिट यानी कि लेख जारी कर सकता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद द्वारा किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है कि संसद साधारण कानून द्वारा मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है। यदि संसद कोई ऐसा कानून बनाती है तो वह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया जाता है। संवैधानिक संशोधन द्वारा ही संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 368 में दी गई कार्यवाही से ही मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है और ये इसके लिए आवश्यक है कि संसद की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा दोनों सदनों में से प्रत्येक में उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत का होना अनिवार्य है। क्या है कि संसद की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा दोनों सदनों में से प्रत्येक में उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत का होना आवश्यक है। लेकिन 1967 में गोलकनाथ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति नहीं है, परंतु फिर इसमें 24वें संविधान संशोधन द्वारा संसद को ये शक्ति दी गई तथा 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। नागरिकों को अमेरिकी संविधान में नागरिकों को न केवल वे अधिकार प्राप्त हैं जो कि संविधान में दिए गए हैं, बल्कि वहां पर वो भी अधिकार प्राप्त हैं जो प्राचीन समय से उनके पास में हैं। तो इस तरह से हम ये मान सकते हैं कि अमेरिका के संविधान द्वारा प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को अप्रत्यक्ष रूप से मान्यता दी गई है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारतीय संविधान में ऐसे सिद्धांत का प्राकृतिक सिद्धांत का स्पष्ट रूप से खंडन किया गया है और ये कहा गया है कि नागरिकों को केवल यही अधिकार प्राप्त है जो संविधान में दिए गए हैं। संविधान में दिए गए किसी भी अधिकार के अलावा कोई भी प्राकृतिक अधिकार कोई किसी भी भारतीय नागरिक को प्राप्त नहीं है। थैंक यू।